साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा इन संगठनों के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था। उस कार्यक्रम के लिए कुछ कानूनी रुकावटें आने की वजह से हम लोगों ने हमारा कार्यक्रम 21 फरवरी से महाराष्ट्र में शुरू करने का निर्णय किया। अब ये 21 फरवरी से 365 दिन तक चलेगा। 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो 365 दिन तक ये चलेगा। और इसमें हमारी कोशिश है कि एक जिले में 5 से 6 किलोमीटर यात्रा पैदल चलनी चाहिए। तो इस तरह से ये 674 जिलों में चलेगी। तो इससे कई हजार किलोमीटर इसमें पैदल चलने का भी कार्यक्रम है। और ये पैदल चलने के कार्यक्रम के पीछे मकसद ये है कि हम मास मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं। केवल पढ़े लिखे लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम बांगसेप के द्वारा पिछले कई सालों से किया गया है। और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में इस संगठन का जाल फैला हुआ है। इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा 31 राज्यों के 674 जिलों में इस संगठन को पहुंचाने की योजना है। और उसके साथ साथ 6000 तहसीलों में इसका भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग का भी कार्यक्रम करने की योजना है, ताकि हम लोग जो पिछले तमाम समय से, जब मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूं। और जब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिली थी, तो हमारे देश में कानून है कि 18 साल में नौकरी मिलती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे जॉब मिला था। तो मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी। तो जहां मैं जॉब करने के लिए ज्वाइन हुआ, वहां पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे। सुपरवाइजर ने उनको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए कहा। तो शाम को 6 बजे तक वो टेलीफोन विभाग की मुझे ट्रेनिंग देते थे। और 6 बजे के बाद वो बांगसेप का ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाते। तो मेरा 2 ट्रेनिंग होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक बांगसेप का। तो इस वजह से मुझे याद है कि 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं ये काम कर रहा। अभी 21 नवंबर 2022 को मेरी 65 साल की उम्र, फिजिकल उम्र पूरी हो गई। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं 65 साल का हो गया। ऐसा दिमागी रूप से मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 65 साल का हो गया, क्योंकि 58 साल में लोग बूढ़ा हो जाते हैं और सरकार भी अगर मानती है बूढ़ा हो गया है, उसको रिटायर। तो मैं रिटायर्ड भी मतलब टायर्ड भी नहीं हुआ हूँ, रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूँ और अभी जंगे मैदान में
अभी कश्मीर से कन्याकुमारी का हमने ये कार्यक्रम घोषित किया है। अगर कार्यक्रम हमने महाराष्ट्र से शुरू किया तो इसमें अब हम लोग थोड़ा लचीलापन लाते हैं या कोशिश करेंगे कि जब मौका मिलेगा, जिस समय मौका मिलेगा, उस समय हम कन्याकुमारी में जाएंगे और वो पूरा कर देंगे। कानूनी रूप से जब हमको अवसर मिलेगा तब जाके कर लेंगे, मगर करेंगे जरूर। लड़ाई है, संघर्ष है। दूसरी बात साथियों, ईवीएम मशीन के बारे में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पार्ट 1 में कार्यक्रम चलाया था। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक आखिरी जिला जो था वहां तक मैं पहुंचा। अब मैं तमिलनाडु में पहुंचने वाला था तो सरकार ने ऐलान किया कि कोविड की वजह से सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जाती है और इस वजह से मुझे मेरा कार्यक्रम कन्याकुमारी में जाने का उसको वहीं रोक देना पड़ा और मुझे ऐलान करना पड़ा जैसे मौका मिलेगा कन्याकुमारी हम लोग आए। तो आने के बजाय हमने निर्णय किया कि कन्याकुमारी से ही शुरू करते हैं। पुराना भी मामला पूरा हो जाएगा और नया भी मामला शुरू हो जाएगा, एक साथ दो काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ईवीएम मशीन भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 ये कार्यक्रम हम लोगों ने अभी शुरू किया है। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों को बताया जाना, ईवीएम से संबंधित बातें बताया जाना। पिछले परिवर्तन यात्रा में मैंने ईवीएम मशीन के बारे में जो जानकारी आप लोगों को बताई थी वो एक जानकारी है, मगर अब की बार हम लोग ईवीएम में जो गड़बड़ियां है उसकी बहुत सारी नई जानकारी है जिसके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है। जब मैंने ईवीएम मशीन पार्ट 1 का भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू किया था, कश्मीर से शुरू किया था, तो लोग ऐसा सोचते थे, लोग ऐसा विचार करते थे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हम तो अमन मेश्राम को बड़ा सेंसिबल आदमी मानते हैं, सोचने समझने वाला आदमी मानते हैं, समझदार आदमी मानते हैं। वो ईवीएम में घोटाला होता है ऐसा कह रहे हैं, तो वो अभी अमन में सेंसिबल आदमी नहीं है, समझदार नहीं है। लोगों ने जब मैंने शुरू किया तो ये कहना शुरू किया और जब मैंने इसके तथ्य, क्योंकि जो लोग भी ऐसा कह रहे थे उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी क्या थी? ईवीएम मशीन में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो सकता, ऐसा बयान वन वे चुनाव आयोग बार बार अखबारों में देता था, टीवी में देता था, बार देता। और सारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुनाव आयोग का बयान पढ़ते थे और पढ़ने के बाद अपनी राय बनाते थे। जिन्होंने राय बनाई उन्होंने, किसी ने भी ईवीएम में घोटाला होता है या नहीं होता है, किसी ने भी वेरिफिकेशन नहीं किया। ये जो बयान दे रहे हैं चुनाव आयोग के लोग, ये सही है भी या गलत? किसी ने वेरिफिकेशन नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं,
2004, 2009 में, सबसे पहले 2004 में ईवीएम लाई गई, ऑल इंडिया में लागू की। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने क्यों किया? तो काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने सोचा, अरे ये तो इतना सिंपल नारा है कि ये तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझ में आएगा कि वोट हमारा है, संख्या हमारी है, बहुसंख्या हमारी है, राज भी हमारे होना चाहिए। तो ये तो सारा का सारा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 3.5% ब्राह्मण ये सोचते थे कि राज तो बहुसंख्याक लोगों पर, अब 3.5% ब्राह्मणों का होना चाहिए। कांग्रेस के ब्राह्मणों को ऐसे मिले। अभी ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, उसको मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कांग्रेस के विरोध में अभियान नहीं चलाता तो कांग्रेस वाले उसको अध्यक्ष बनाते। मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। चलो ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, सभी के तो समझ में नहीं आएगा। अरे अरे अच्छा ठीक 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 है, अब आप बोलते हैं तो मान लेता हूं क्या है। क्योंकि अब उन लोगों को क्या दिखाना है कि मोहम्मद मेहसान जो कहता नहीं कि कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, अरे तुम्हारा दलित आदमी जो है और भी एक खासदार उन्होंने छानबीन की, मोहम्मद मेहसान कौन से जाति के महार को ही रख दिया था। मल्लिकार्जुन खुद खड़गे जो है वो गुलबर्गा का महार। बाबा वामन मेश्राम किसका आदमी है? बाबा साहब आम्बेडकर का। बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं कांग्रेस। अगर आप गुलबर्गा में जाओगे तो आपको पता चलेगा खड़गे कौन है। बाबा साहब, आप लोगों को ये चीजें जो कांग्रेस को बनाने चलाने वाले जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं और हमारी वजह से उनको कैसा सोचना पड़ रहा है, कैसा करना पड़ रहा है, मजबूरी। मगर इससे फैसला लेने का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आ गया है, ऐसा नहीं होता तो उनके पास ही। तो इसलिए उनको ये भी मालूम है कि मोहम्मद मेहसान नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आरएसएस का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं तो ये तुरंत आरोप लगा देगा नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, अगर सोनिया गांधी नॉमिनेट करती है, राहुल गांधी नॉमिनेट करता है, प्रियंका गांधी नॉमिनेट करता है मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो फिर मैं ये कहूंगा अरे तो ये क्या नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड थोड़ी है। को मालूम था ये कहेगा क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को कह रहा है तो मल्लिकार्जुन जी क्यों नहीं कहेगा? जरूर कहेगा। तो इसलिए उसका चुनाव करना है। और गांधी परिवार का कोई भी आदमी चुनाव ना लड़े एक नौटंकी भी किया और उनके द्वारा कोई बयान भी नहीं दिया कि इनको वोट दो। टेलीफोन किया होगा अंदर में और उनको चुना के लाए और कहा कि नहीं चुन कर आए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये चुनकर आया हुआ अध्यक्ष। खैर साथियों, मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का संगठन है। ये 1885 को चटर्जी मुखर्जी बैनर्जी गोखले तीरथ आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई थी। और
जब आजादी मिली तो एक ब्राह्मण को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि पहले लोकसभा के चुनाव में 60% सीटें अकेले ब्राह्मणों को दी थी। इनकी संख्या 3.5%। ये सारा का सारा डाटा काशीराम जी ने चमचाई नाम की किताब में पूरा डाटा दिया, आप पढ़ सकते हो। तो जो स्लोगन दिया काशीराम जी ने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो उनको लगा कि तो सारा मामला ही बदलने वाला मामला है, इसलिए इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए ईवीएम को लाया गया। ईवीएम को भाजपा ने नहीं लाया, ये वो लोगों को पता नहीं है। ईवीएम को आरएसएस भाजपा ने नहीं लाया, ये कांग्रेस ने लाया। अभिषेक मनु संघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा। रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। तो ये कांग्रेस ने ईवीएम लाया, और इस वजह से लाया क्योंकि उनको मालूम था कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि 99 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और 2004 का चुनाव अटल बिहारी के नेतृत्व में हो रहा था जब वो प्रधानमंत्री थे। मगर अटल बिहारी को मालूम नहीं था कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। ये कांग्रेस को मालूम था, क्योंकि कांग्रेस ने ईवीएम को लाया। तो 2004 का चुनाव कांग्रेस ने घोटाला करके जीता, 2009 का चुनाव जीता। आप लोग सुनकर और एक बहुत भयंकर बात सुनकर और हैरान हो जाओगे। 2000 के पहले सेंट्रल में किसी की भी बहुमत वाली सरकार नहीं बन रही थी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और अनस्टेबल सरकार होती थी। मतलब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार, ये ब्राह्मणों का नारा था, स्थिर सरकार होनी चाहिए, और स्थिर सरकार आती नहीं थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, काशीराम जी भी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनको भी बुलाया। तो काशीराम जी को पूछा गया कि ये चुनाव के लिए अभी तारीख हमको फिक्स करना है, तो आपकी क्या राय है? तो काशीराम जी ने उस मीटिंग में चुनाव आयोग को सलाह दिया कि अब के चुनाव के लिए ये तारीख फिक्स होनी चाहिए, और 6 महीने के बाद या साल भर में फिर और एक तारीख होनी चाहिए। लोग तो समझ में नहीं आया, इसको साल भर से ज्यादा हम चल नहीं देते। अभी एक तारीख फिक्स करो चुनाव का, फिर 6 महीने और साल भर में सरकार गिरा देंगे दोबारा, तो 2 तारीख फिक्स करो। काशीराम जी ने चुनाव आयोग को कहा चुनाव की 1 तारीख नहीं, 2 तारीख फिक्स करो। तो उस समय जो इंस्टेबिलिटी होती थी, अस्थिरता होती थी, और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता था, और स्टेबल गवर्नमेंट शासक वर्ग जो ब्राह्मण है उनका स्लोगन था, उसका स्लोगन रोकने के लिए काशीराम जी कहते थे कि जो जिंदा कौम होती है वो साल 2 साल से ज्यादा रुक नहीं सकती। 5 साल बहुत हो गया भाई, है? इसको नहीं रोके, बदलते रहे।
क्योंकि ये जो बदमाश लोग हैं इनको बदलते रहना पड़ता। और फिर वो महिलाओं को कहते थे देखो एक साइड में ही अगर रोटी पकाओगे तो जलेगी ना। भाषण में एक काशीराम जी का उदाहरण बता, काशीराम जी क्या कहते थे, एक साइड में ही रोटी पकाओगे तो जलेगी ना, नहीं जलना चाहिए। पलटी मारते हो कि नहीं? तो मैं भी पलटी मरवा रहा। तो देहाती भाषा की बात है, जल्दी समझ आ रही है। तो ये बात जो है, क्योंकि काशीराम जी का जो स्लोगन था वो परिवर्तन का था, और स्टेबिलिटी रखने वाले जो लोग थे वो जैसे थे, जो व्यवस्था देश में चल रही उसको जैसे थे बनाए रखना चाहते थे, स्टेटस को बनाए रखना चाहते थे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने देना नहीं चाहते थे। तो स्टेटस को रखने वाले जो लोग हैं, जो इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होने देना चाहते थे, उन लोगों ने 2000 के पहले लगातार कोशिश कर रहे थे कि सरकार स्टेबल नहीं बने, और बनती नहीं। ईवीएम आई 2004 में, स्टेबल गवर्नमेंट शुरू। हैरान करने वाली बात, तो जनता का जो रुझान है, जनता का जो सोच है, वो कैसे बदल जाए? जनता तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहती है। जनता जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहती है और लगातार 84 के बाद लगातार जनता ऐसा कर रही है, और कोई किसी सरकार को स्टेबल गवर्नमेंट बनने नहीं दे रही है, तो किसे? इसलिए 2004 में ईवीएम लाया गया, और ईवीएम ने स्टेबल गवर्नमेंट का युग शुरू किया। 2004 से 2009 स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल, 2009 से 2014 फिर 5 साल, 2014 से 2019 फिर 5 साल, 2019 से फिर 4 साल हो गए, अभी 5वां साल चल रहा है। स्टेबल गवर्नमेंट का युग शुरू हो गया है। तो देश की परिस्थिति और देश की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो फिर स्टेबल गवर्नमेंट कैसे? तो स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए बन रहा है कि 2000 तक मतदाता, 2000 तक वोटर एमएलए और एमपी को चुनते थे। अब ईवीएम मशीन एमएलए और एमपीओ को चुन रही है। क्योंकि बहुत भयंकर बात है, लोकतंत्र में एमएलए और एमपी को संवैधानिक रूप से चुनने का अधिकार वोटर्स के पास है, मगर ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम ने एमएलए और एमपी चुनने का प्रचलन शुरू किया। जो अधिकार संविधान में मतदाताओं को दिया, अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट दिया, वो छीन लिया, और एमएलए और एमपी को चुनवाने का काम ईवीएम ने शुरू कर दिया। ईवीएम निर्धारक हो गया, भारत का मतदाता निर्धारक था, वो निर्धारक तत्व तो खत्म हो गया, ईवीएम ने खत्म किया, और ईवीएम मशीन निर्धारित करने लगी कि अब कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन से पार्टी को बहुमत दिया जाएगा, कौन से पार्टी को बहुमत नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात और बात, कौन से नेता को चुनाव हरवाना है, इंडिविजुअल। तो राहुल गांधी को अमेठी में हरा, उसके बाप दादा की जो खानदानी सीट थी, उसे साउथ में जाकर चुनाव जीतना पड़ा। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे नेताओं को लागू किया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कभी चुनाव नहीं हारा, ईवीएम ने उसको भी हरवा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का 7 बार चुनाव कैंडिडेट है, हार गया, कांग्रेस ने उसको राज्यसभा में भेजा, तो नॉमिनेटेड है।
कांग्रेस ने नॉमिनेट किया उसको राज्यसभा। ईवीएम मशीन कौन चुनकर आना चाहिए, कौन चुनकर नहीं आना चाहिए, कौन सी पार्टी चुनकर आनी चाहिए, कौन सी पार्टी चुनकर नहीं आनी चाहिए, और कौन नेता चुनना चाहिए और कौन नेता हारना चाहिए, ये निर्धारण करने का काम ईवीएम मशीन ने शुरू किया। तो इस तरह से मतदाता जो भारत का मतदाता था, ईवीएम के पहले वो सब चुनता था। 2004 से ईवीएम मशीन ने कौन चुनना चाहिए, कौन हारना चाहिए, निर्धारित करने का काम ईवीएम मशीन ने शुरू कर दिया। और भारत के प्रजा के पास देश की सत्ता और सरकार बनाने का अधिकार खत्म हो गया है, खत्म कर दिया गया है, मगर लाइन लगाकर वोट डालने का अधिकार बरकरार है, बटन दबाने का अधिकार बरकरार है। वोट हम डाल ही रहे हैं, वोट हम डाल रहे हैं, और वो वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाता है। जब जाता है तो पता नहीं चलता वो अंदर जाके क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है, मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। मशीन के अंदर जाने के बाद वो वोट क्या करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोट है, और इलेक्ट्रॉनिक वोट का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। जैसे आपको समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। ये बैलेट पेपर हमारे पास पहले था, आप वोट डालने के लिए जाते थे, जाने के बाद आपको चुनाव आयोग के कर्मचारी बैलेट पेपर देते थे, फिर आप देखते थे, चुनाव निशान देखते थे कि किसको टप्पा मारे, गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर, कुत्ता, किसको दे, किसको दे, किसको दे। ओके मैम, कुत्ते को वोट दे। एग्जाम्पल समझ नहीं, कुत्ते को लगने के बाद ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर सब हो गया। इसमें पूरा गारंटी, पूरी आंखों से देखता है, पूरा स्टैम्प भी कुत्ते को लगा देता है, फिर हिसाब से फोल्ड करता है, वो डाला 9